सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अभी तक हमने कूलॉम्स लॉ के अंदर ये सारी चीजें स्टडी की हुई हैं, ठीक है। K इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसमें K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इन एयर, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और इन एयर, ठीक है। दूसरी चीज हमने यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, एंड परमिटिविटी इन अ मीडियम के लिए हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कूलम्स लॉ किस चीज के लिए वैलिड है। सबसे पहले तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कूलम्स लॉ के बारे में, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट कूलम्स लॉ इज वैलिड only for point charges। किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। अब ये पॉइंट चार्जेस के लिए कैसे वैलिड है वो भी हम समझेंगे। और दूसरा एक और पॉइंट, दैट इट इज वैलिड ओनली व्हेन एटलीस्ट वन बॉडी शुड बी एट रेस्ट। मतलब कि जो भी आप चार्ज ले रहे हो वो एक चार्ज क्या रहेगा, रेस्ट कंडीशन में रहेगा। क्या हमने ये सब चीजें लास्ट क्लास में डिस्कस की थी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो इट इज वैलिड when at least one charge is at rest, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये हमने ले लिया Q1 चार्ज, यहाँ पे हमने ले लिया Q2 चार्ज, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमने ले लिया R। तो फोर्स जो है वो क्या हो जाता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, हमने लिखा था Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। दैट मीन्स द फोर्स वी कैन राइट K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। जिसमें हमने K की वैल्यू फिक्स की है, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, दैट इज 9 × 10⁹ न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर इनवर्स। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि K की जो वैल्यू है इट इज डिपेंडेंट ऑन अ मीडियम। K जो है वो क्या करता है, मीडियम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। मतलब कि अगर आपने एयर में रखा है देन देयर विल बी अ डिफरेंट स्टोरी, एंड देन अगर आपने उसे किसी मीडियम में रखा है देन इट विल बी अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। सो K is, or you can say that Coulomb force is a medium dependent force। अब ये जो Coulomb force आपने लिखा है, इस Coulomb force को आप चाहे तो क्या लिख सकते हैं, Coulomb force को आप चाहे तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या लिख सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है समझने की वो ये है कि आपको रिलेटिव परमिटिविटी, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, राइट। तो रिलेटिव परमिटिविटी की अगर हम बात करें तो अगर आप रिलेटिव परमिटिविटी इंक्रीज होती है, क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी अगर इंक्रीज होती है तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, उसका कोई आइडिया है आपको? अगर हम ये कहें कि रिलेटिव परमिटिविटी इंक्रीज होगी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, एनीवन? सर मीडियम की परमिटिविटी डिक्रीज होगी। नहीं, फोर्स के टर्म में, फोर्स के टर्म में। जैसे मैंने आपको बताया था ना लास्ट टाइम, इस तरीके से दैट रिलेटिव परमिटिविटी को हमने लिखा था फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन एनी मीडियम, और फोर्स इन वैक्यूम के लिए हमने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और फोर्स इन मीडियम के लिए लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जिसमें Q1 Q2 बाय R स्क्वायर
दोनों में कट जाएगा, 1/4 पाई भी कट जाएगा। तो एप्सिलॉन आर जो आप लिखते थे वो क्या लिखते थे, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट लिखते थे, यस और नो? ऐसा कुछ कुछ किया था हमने लास्ट टाइम, याद है? Yes, sir. अब यहाँ पर हम एक चीज Yes, कह sir. सकते हैं कि 1, अगर इसे हम लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। देखो एप्सिलॉन नॉट की तो वैल्यू आपको पता है क्या होगी, 1 होगी, राइट? क्या होगी? 1। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो सकती है? 1 is less or equals to, is less than permittivity of any medium. अब यहां पर ये जो परमिटिविटी ऑफ इन मीडियम है, ये कहां से कहां तक जा सकती है, मतलब क्या एक्सटेंडेड वैल्यू क्या हो सकती है इसकी? जो मीडियम की परमिटिविटी की हम बात कर रहे हैं उसकी एक्सटेंडेड वैल्यू क्या हो सकती है? इंफिनिटी, द मैक्सिमम कैन बी इंफिनिटी ले सकते हैं, ठीक है? तो यहां पर उसकी जो वैल्यू है वो वेरी करेगी 1 से लेके इंफिनिटी के बीच में, किसकी? रिलेटिव परमिटिविटी की। दूसरी चीज, अगर आप रिलेटिव परमिटिविटी को इंक्रीज करते हैं, इफ relative permittivity is increasing, then we can say the conductivity is also increasing. If epsilon r is increasing, ये 1 मार्क क्वेश्चन है स्पेशली इन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर रिलेटिव परमिटिविटी इंक्रीज होती है तो उसका क्या इफेक्ट आता है कंडक्टर पे, तो वी कैन से द कंडक्टिविटी जो होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एंड दिस थिंग वी विल डिस्कस लेटर ऑन इन डिटेल। यही चीज को हम थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि एप्सिलॉन आर दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी अगर इंक्रीज होती है तो कंडक्टिविटी will also increase। यहां तक समझ में आ गया, समझ में सबको? हेलो, Yes, sir. पक्का? Yes, sir. यहां तक कोई डाउट है किसी को? Yes, sir. एनीवन हैज एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. पक्का, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक हमने देखा रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यू कैन से डायरेक्शन ऑफ कूलम्स फोर्स। सो लेट्स से डायरेक्शन ऑफ कूलम फोर्स, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो भी आप कंसीडर करना चाहें आप कंसीडर कर सकते हैं ना। सपोज यहाँ पर आपने चार्ज लिया बेटा Q1, यहाँ पर आपने एक चार्ज ले लिया Q2, और ये दो पॉइंट चार्जेस हैं। ये दोनों कैसे चार्जेस हैं? पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है? एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज रिप्रेजेंटेड बाय R, ठीक है? मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है। यस सर, नहीं दिख रहा। चलिए देखिए, दिस कूलम फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस एक्ट करेगा एंड इट विल एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, ठीक है? व्हाई? स्टेटमेंट समझिएगा। कूलम फोर्स acts between line joining two point charges
अब यहाँ पे एक चीज समझो, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपने Q1 चार्ज यहाँ पर लिया है और यहाँ पर आपने Q2 चार्ज लिया है, ठीक है, और अगर ये कहा जाए कि Q1 जो है, Q1 पे लगने वाला फोर्स F इस डायरेक्शन में लग रहा है और Q2 पे लगने वाला फोर्स F इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब आप देख सकते हैं कि फोर्स तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, राइट? अगर मैं इसको F1 नाम दे दूं और इसको F2 नाम दे दूं तो फोर्स F1 एंड F2 बोथ आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यस और नो? Yes, sir. Yes. बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि फोर्स F1 एंड F2 एक्ट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, लेकिन वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस है क्या? नहीं है। सो ये फोर्स को हम कूलम फोर्स नहीं कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम एक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है? ये चीज क्लियर है बेटा? हेलो, सर वापस समझाओ ना एक बार। यहाँ पर Q1 और Q2 पे फोर्सेस लग रहे हैं, मान लो Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा होगा, Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा होगा, एंड कूलम फोर्स जो एक्ट करेगा, द कूलम फोर्स विल एक्ट बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट चार्जेस। इसमें स्टेटमेंट क्या है? लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट, मतलब इसी लाइन पर हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि ये Q1 चार्ज है और यहाँ पर Q2 चार्ज हमने लिया हुआ है, ठीक है, तो ये दो जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, बट यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कहा जा रहा है कि एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन अभी देखो, ये F1 और F2 ये भी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है, बट ये फोर्स को हम कूलम फोर्स नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कंडीशन क्या है कि जो फोर्स एक्ट करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो फोर्स कैसा होना चाहिए? ऑपोजिट डायरेक्शन है या जो भी डायरेक्शन है, डायरेक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे, बट कूलम फोर्स जो एक्ट करेगा वो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस होना चाहिए, मतलब इसी लाइन पर वो फोर्स एक्ट करना चाहिए। बोलो, आई बात समझ में? Yes. जैसे Yes, मान sir. लो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है, अगर इसके ऊपर इस डायरेक्शन में और इसके ऊपर ऐसे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, देन इट इज वैलिड। बट अगर ये फोर्स ऐसा लग रहा है और ये फोर्स ऐसा लग रहा है, अब कहने को तो दोनों अपोजिट हैं, बट क्या वो लाइन ज्वाइनिंग कर रहे हैं? नहीं, दे आर नॉट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, तो ये वाला जो है वो वैलिड नहीं होता है। क्लियर है यहां तक? हेलो, Yes, sir. Yes. Sir. ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, सपोज यहां पर हमने लिया प्लस Q1 चार्ज और यहां पर हमने ले लिया प्लस Q2 चार्ज, ये Q1 है और ये Q2 है, एंड इनके बीच की जो दूरी है वो डिस्टेंस ले लिया हमने R। कितना डिस्टेंस ले लिया? R डिस्टेंस लिया हुआ, ठीक है ना? जो Q1 चार्ज है बेटा, अब ये दोनों है कैसे चार्ज? ऑपोज मतलब लाइक चार्जेस आर देयर, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर, राइट? बट ये जो Q1 चार्ज है वो Q2 पे फोर्स लगा रहा होगा कुछ इस डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 ये इस डायरेक्शन में है, एंड लाइन ज्वाइनिंग ये Q1 और Q2 के बीच में मैंने ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है वेक्टर आर को। वेक्टर आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया होगा 11th स्टैंडर्ड के अंदर, राइट? तो ये फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, तो ये F21। अब F21 जो है वो कितना आएगा? तो दिस इज गोइंग टू बी K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा R कैप। क्यों? बिकॉज Q1 से Q2 की जो डायरेक्शन है वही आपने पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ली हुई है, तो मैंने उसी को F21 को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली अगर यहाँ पर Q1 चार्ज पे Q2 फोर्स लगा रहा है तो वो इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा बिकॉज ऑफ रिपल्शन, तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, राइट? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 इज इक्वल्स टू, दोनों के बीच में डिस्टेंस उतना ही है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस भी उतना ही है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। लेकिन अब देखो कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ये है, राइट? फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन है,
और आर की डायरेक्शन ये है, राइट साइड पे है, और फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे है, मतलब पोजीशन वेक्टर से ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आर कैप, बिकॉज ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है बेटा यहां तक? Yes, sir. ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं दैट फोर्स ऑन चार्ज, वेक्टर साइन लगाना भूल गए थे, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, ये is equals to minus of force on charge Q2 due to charge Q1। मतलब दोनों एक दूसरे से कैसे फोर्स हो गए, नेचर में ऑपोजिट हो गए, राइट? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें कि मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 एंड फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। ठीक है, नाउ अगर हम इन दोनों को ऐड करें, आप देखिए ये जो नेगेटिव साइन अगर मैं इसको यहां लेके आऊंगा, तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 प्लस F21 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या ये जीरो हो जाएगा? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक यहां पर जो कूलम्स लॉ के बारे में अच्छी है, ध्यान रखने वाली भी है, वो ये है दैट कूलम्स लॉ जो है वो न्यूटन का थर्ड लॉ भी फॉलो करता है। कैसे? तो आप देख सकते हो यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि एक्शन रिएक्शन बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, राइट? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों का अगर मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कैसा है, सेम है। तो एक्शन रिएक्शन हो रहा है, अगर ये और ये, अगर इन दोनों फोर्सेस की बात करें, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 एंड फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, राइट? और जब एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और कैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो एक्शन रिएक्शन हो गया। दूसरी कंडीशन ये रहती है न्यूटन थर्ड लॉ की कि यहाँ न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स एक्ट करता है बॉडी पे, वो दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास दो बॉडीज हैं, दो पॉइंट चार्जेस है, मतलब कि Q1 एंड Q2, राइट? तो हियर वी कैन से एज पर द न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, that the force acting on two different bodies, acting on two different bodies, दूसरा होता है equal in magnitude and opposite in direction। बोलो यहां तक क्लियर है आपको? यस और नो? Yes, sir. क्लियर है बेटा यहां तक? Yes, sir. नेक्स्ट, अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लस Q1 और प्लस Q2 मतलब कि पॉजिटिव चार्ज के लिए वैलिड हो। अगर हम यहाँ पर लें प्लस Q1 एंड माइनस Q2, दो ऑपोजिट, वो तो लाइक चार्जेस थे, लाइक चार्जेस आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर, दैट वी नो। अगर हम यहाँ पर लें Q1 एंड माइनस Q2 और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, R डिस्टेंस है, ठीक है? और इसकी जो डायरेक्शन है वो अगर हम ये कंसिडर कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर अगर हमने ये ले लिया, ठीक है, तो आप देखिए कि जो फोर्स ऑन चार्ज Q2, किस पे, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, तो Q2 पे जो फोर्स लग रहा होगा बेटा, वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा होगा? क्या लेफ्ट साइड में लग रहा होगा कि राइट साइड में लग रहा होगा? Left side. लेफ्ट साइड में लग रहा होगा, राइट? मतलब टुवर्ड्स द Q1 वो फोर्स एक्ट कर रहा होगा, मतलब कि ये डायरेक्शन होगी फोर्स एक्ट करने की। यस और नो? Yes, sir.
तो फोर्स sir. ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 को अगर हम डायरेक्शन के साथ लिखे तो वी कैन से K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पर आर कैप जो आएगा, जो उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, वो पॉजिटिव आर कैप आएगा या नेगेटिव आर कैप आएगा? Negative. Negative. वेरी गुड। सेकंड है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। तो आप देख सकते हो कि Q1 पे Q2 फोर्स एक्ट कर रहा होगा, तो वो कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा? टूवर्ड्स Q2, बिकॉज नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। यस और नो? Yes, sir. Yes. समझ में आ रहा है सभी को? तो Yes, sir. ये हो जाएगा K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। क्या ये सही है? Yes. Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज हमें जो क्लियरली, जो मैंने पहले भी बताई और यहाँ पर हमें और क्लियर हो गई ये बात, कि यहाँ पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट चार्जेस फोर्स एक्ट कर रहा है। यस और नो? Yes. और जब Yes, फोर्स sir. अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस है, या अलोंग, या फिर वी कैन से इफ द फोर्स इज एक्टिंग इन द वन डायमेंशनल, अगर फोर्स वन डायमेंशनल फोर्स है तो उस तरीके का जो फोर्स होता है बेटा वो कैसा होता है? उसे कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स होता है वो? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो वी कैन से दिस फोर्स एक्ट्स, दिस फोर्स एक्ट्स along line joining 2 point charges or you can say it is one dimensional force it is one dimensional force, therefore it's a conservative force in nature। बोलो यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? No, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे। कूलम्स लॉ को थोड़ा सा आगे और स्टडी करें उससे पहले, उसको समझने से पहले कुछ और चीजें हैं जो हमें समझनी है कंडक्टर्स के बारे में। थोड़ा सा वो देखते हैं, फिर बाद में हम वापस से कूलम्स लॉ की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। अब कंडक्टर्स के अंदर हमें क्या देखना है कि अगर मान लो मैं आपसे ये पूछूं, अगर दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मैंने वर्ड यूज किया है टू बॉडीज। ठीक है। हाँ, सो इफ देयर आर टू बॉडीज एंड द फोर्स बिटवीन देम इज अट्रैक्टिव फोर्स, दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कैसा है? अट्रैक्टिव फोर्स है। तो मान लो ये हमने बॉडी लिया ए और ये मान लो हमने बॉडी लिया बी, और दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव। तो इस पे से आप क्या एक गेस कर सकते हैं, लाइक अजम्पशन क्या रहेगा आपका इस पे, कि क्या कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी, दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी? क्या अजम्पशन आप लगा सकते हैं इस पे से? बताइए। एक बॉडी नेगेटिव होगी और एक बॉडी पॉजिटिव। एक बॉडी नेगेटिव होगी और दूसरी बॉडी पॉजिटिव। ओके। क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है कि एक बॉडी न्यूट्रल हो और दूसरी पॉजिटिव हो? ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या? थोड़ा सोच के बताओ, जल्दी बताना लेकिन। समझिए, यहाँ पर मैं उसी चीज को आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था, इसीलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बेटा यहाँ पर एक Q1 चार्ज ले लिया, मान लो ये पॉइंट चार्ज है कि जो कि Q1 आपने लिया है, और यहाँ पर आपने मान लीजिए कोई एक बॉडी ले ली है। ठीक है,
इट्स अ बॉडी। अब ये जो बॉडी है बेटा वो कैसी है, इट्स अ न्यूट्रल बॉडी। और ये जो न्यूट्रल बॉडी हमने ली है, डेफिनेटली इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज होगा ही होगा, यस और नो। न्यूट्रल बॉडी है तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज होगा ही होगा, यस सर। यस और नो। तो न्यूट्रल बॉडी में नेगेटिव एंड पॉजिटिव इक्वल अमाउंट में होता है, बट जैसे ही आप इसके पास में एक पॉजिटिव चार्ज लेके आ जाते हैं, पॉइंट चार्ज आप जैसे ही इसके पास लेके आएंगे तो क्या होगा बताइए। वो उसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने का ट्राई करेगा। एग्जैक्टली यहाँ पर वो क्या कर रहा होगा, नेगेटिव चार्ज को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, यस और नो। समझ में आ रहा है बेटा? अब जितने मैंने यहाँ पे नेगेटिव बताए हैं उतने ही मैंने यहाँ पर पॉजिटिव बताए हैं, बिकॉज इट्स अ न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हम इसे कहेंगे कि भाई साहब ये तो जो है आपका पॉजिटिवली क्यू इंड्यूस चार्ज है, और यहाँ पर आपको जो मिल रहा है वो नेगेटिव क्यू इंड्यूस चार्ज है, यस और नो। तो यहाँ पर बॉडी अभी भी न्यूट्रल ही है, लेकिन नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, राइट। अब आप एक चीज समझो कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, सपोज अगर मैं ये कहूं कि ये जो क्यू इंड्यूस हुआ, ठीक है, ये जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, इसके और इसके प्लस Q1 के बीच में कितनी दूरी है, R डिस्टेंस है। और प्लस Q1 से अगर हम देखें यहां से ये प्लस Q इंड्यूस है, उसके बीच की दूरी कितनी है, R डैश है। तो किस दोनों में से कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा, या फिर Q इंड्यूस चार्ज है उसकी वजह से लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा, विच वन विल बी ग्रेटर बेटा? क्या सर, पता नहीं चला सर। मान लो ये बेटा Q1 इंड्यूस्ड चार्ज है, वाला। ये Q1 चार्ज है, वेट वेट वेट, ये Q1 चार्ज है आपके पास में, और यहां पर आपने नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, माइनस Q इंड्यूस हुआ, यस और नो। तो प्लस Q1 एंड माइनस Q जो इंड्यूस हुआ है, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, यस और नो। यस सर। और दूसरा है प्लस Q1, इसके बीच की दूरी R है, दूसरा है प्लस Q1 एंड प्लस Q इंड्यूस्ड, और इसके बीच की दूरी है R डैश, और इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, क्या रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, यस और नो। Yes, sir. अब बताओ इन दोनों में से कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, अट्रैक्टिव वाला या रिपल्सिव वाला? सर अट्रैक्टिव वाला। एग्जैक्टली Sir, अट्रैक्टिव वाला attractive. फोर्स ज्यादा होगा, अट्रैक्टिव वाला ज्यादा होगा। राइट। क्यों अट्रैक्टिव वाला फोर्स ज्यादा एक्ट कर रहा होगा? सर डिस्टेंस कम है और डिस्टेंस वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए। exactly, R is less than R dash, that's why we can say the attractive force is greater than repulsive force. तो net force जो होगा वो क्या होगा यहाँ पर, so we can say the net force is, then net force is attractive. बोलो आई बात समझ में? नेट फोर्स कैसा हो गया बेटा, अट्रैक्टिव हो गया, यस और नो। Yes, sir. तो यहां पर अगर देखा जाए तो है क्या, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और दूसरा एक न्यूट्रल बॉडी है, और उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसा फोर्स है वो, अट्रैक्टिव फोर्स है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी रूटीन लाइफ में भी ये चीज देखी होगी, जैसे मान लीजिए बेटा आप एक स्केल लेते हो, प्लास्टिक स्केल, राइट, और उस प्लास्टिक स्केल को आप अपने ड्राई हेयर के साथ रब करते हैं, तो आपकी जो प्लास्टिक स्केल जो है वो चार्ज हो जाती है, और जो पेपर रहता है, जो पेपर के छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, राइट, तो वो जो पेपर रहते हैं तो उस वो क्या होता है, वो तो न्यूट्रल बॉडी होता है, लेकिन फिर भी वो उसे क्या कर रहा है, प्लास्टिक स्केल जो है वो उसे क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है बेटा, अट्रैक्ट करता है। तो वहां पर भी यही कंसेप्ट वहां पर यूटिलाइज किया जाता है, यही एप्लीकेशंस वहां पर होती हैं। बोलो यहां तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ।
तो नेगेटिव लेके तो भी यही होगा ना। हाँ, दोनों में सेम सिचुएशन रहेगी बेटा। अगर आपने प्लस Q1 की जगह माइनस Q1 लिया तो पॉजिटिव R की तरफ आएगा, मतलब पॉजिटिव, तो भी वहां पर अट्रैक्टिव फोर्स होगा। यस और नो? अगर आपने यस कहा, यस आपने ये कहा कि सर चलो यहाँ पर मैंने माइनस Q1 लिया, ये हमने न्यूट्रल बॉडी ली। अब यहाँ पर जो न्यूट्रल बॉडी ली है, इस न्यूट्रल बॉडी में अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा इंड्यूस होके, राइट? यस और नो? और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो Yes. कितना है? ये R है और ये कितना है? R डैश है। तो माइनस Q1, तो ये है आपका Q इंड्यूस्ड, कैसा? पॉजिटिव, और ये है माइनस Q इंड्यूस्ड, ये नेगेटिव। तो माइनस Q1 और ये है आपका प्लस Q इंड्यूस्ड। यहाँ पर है माइनस Q1 और ये है आपका माइनस Q इंड्यूस्ड। ये डिस्टेंस है R डैश और ये डिस्टेंस है R। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? यस यस सर। तो इस केस में भी Yes, कौन सा sir. फोर्स ज्यादा होगा? अट्रैक्टिव फोर्स ही ज्यादा है, राइट? तो हियर आल्सो वी कैन से कि F अट्रैक्टिव इज ग्रेटर देन F रिपल्सिव। यस और नो बेटा? Yes, sir. बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। गुड। नो No, सर। sir. नो सर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर। नेक्स्ट क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर। नेक्स्ट ये देखा हमने जिसमें व्हाट वी हैव टेकन अ न्यूट्रल कंडक्टर। फर्स्ट कंडीशन जो हमने ली, इसमें बेटा हमने क्या कंसीडर किया है कि यहाँ पर हमने लिया सबसे पहले एक न्यूट्रल कंडक्टर। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि न्यूट्रल बॉडी और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी या न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी के बीच में क्या अट्रैक्शन पॉसिबल है, तो यू कैन से डेफिनेटली इट इज पॉसिबल, राइट? सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट both bodies should be charged, right? Second है positively charged conductor. Suppose we have taken positively charged conductor. अब यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर के बारे में एक बात समझिए आप। अब पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर के अंदर बेटा क्या है कि एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। मतलब एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या करता है कि जो कंडक्टर होता है उसकी सरफेस पे आ जाता है वो चार्ज। क्या होता है? उसकी सरफेस पे आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर मैंने एक बॉडी ली, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए मैंने एक बॉडी कंसीडर की है, ठीक है। अब इस बॉडी में मैंने कहा कि इससे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो ऑलरेडी इसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज तो है ही, राइट? लेकिन इसमें क्या है कि जितना नेगेटिव पॉजिटिव है उससे कई ज्यादा इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये तो न्यूट्रलाइज है, तो इसको तो रखने का कोई मतलब ही नहीं है इसके अंदर फिलहाल दिखाने का, ठीक है। तो मैं शो करने के लिए, जब मुझे इसे शो करना है कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो मैं इस बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही शो करता हूं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आप सभी जानते हैं कि एक्सेस चार्ज जो आता है बॉडी पे वो कहां पर आ जाता है? एक्सेस चार्ज जो होगा वो बॉडी पे होता है तो वो कहां पर आ जाता है? Surface पे. उसकी सरफेस पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा, इन दोनों के बीच में, 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 इन दोनों के बीच में क्या होगा? म्यूचुअल रिपल्शन होगा। ये जो एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है इसके बीच में क्या हो रहा होगा? म्यूचुअल रिपल्शन हो रहा होगा। एंड ड्यू टू म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन द टोटल एक्सेस चार्ज अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। क्या होगा? ड्यू टू म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन total excess charge appears on the surface of a conductor। मतलब ये जो आपको कंडक्टर दिखाई दे रहा है, इस कंडक्टर की सरफेस पे वो चार्ज चला जाएगा। कैसे? तो देखिए, फॉर एग्जांपल आपने ये बॉडी ली है,
ठीक है, और इनके बीच में हो रहा है रिपल्शन। रिपल्शन होने की वजह से ये जो चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ आ जाएगा, उसकी सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये चार्ज फॉर एग्जांपल मान लीजिए कुछ इस तरीके से ये सरफेस पे आ जाता है। अब ये जो चार्ज आया वो सरफेस पे आया, ये हवा में क्यों नहीं चला गया? प्रथम, ये जो बॉडी पे जो चार्ज आया वो उसकी सरफेस पे आ गया, बट वो हवा में क्यों नहीं गया ये? सर उसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी है ना। बिकॉज एयर इज अ बैड कंडक्टर। पहली चीज, इसकी वजह से वो अपनी सराउंडिंग में नहीं जाएगा, सिर्फ अपनी सरफेस तक ही जा सकता है। तो फर्स्ट थिंग दैट वी कैन कंक्लूड हियर दैट ड्यू टू म्यूचुअल फोर्स ऑफ repulsion, total excess charge appears on surface of conductor। क्लियर है यहां तक? तो ये कैसा कंडक्टर है? ये चार्ज कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है ये? चार्ज कंडक्टर है और पॉजिटिवली चार्ज है, बेसिकली वी कैन से। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब समझिए, ये जो पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, अगर यहां पर हमने ये जो पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर लिया है, इस कंडक्टर के पास से सपोज मान लीजिए मैंने एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया। क्या रख दिया? एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया। तो अब क्या होगा? रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा। ओके, और क्या हो सकता है? रिपल्शन होगा, कौन कौन कह रहा है रिपल्शन होगा? कितने बच्चों को लग रहा है कि रिपल्शन होगा? किसी ने रेज किया है अपना हैंड? किसी ने नहीं किया है? रोहन? सर जो न्यूट्रलाइज चार्ज होगा वो प्लस नेगेटिव पॉजिटिव, वो ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव इस साइड आ जाए। और क्या लग रहा है आपको, और क्या हो सकता है? पॉजिटिव चार्ज मतलब तो रिपल्शन ही होगा। क्रेसी? ग्रेसी? नक्षत्र? रिद्धि? सर रिपल्शन हो। देखिए, आपको यहाँ पर एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है जो कि सरफेस पे है, लेकिन बेटा ये अंदर तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही है ही। यस और नो? यस। तो क्या होगा कि Yeah. एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पर है, वो एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा? रिपल्शन की वजह से पीछे चला जाएगा, राइट? और इस कंडक्टर के अंदर जो चार्ज था वो चार्ज यहाँ पर आएगा नेगेटिव, और पॉजिटिव चार्ज जो अंदर था वो भी बाहर आ जाएगा। मतलब कंपैरेटिवली अगर हम देखें कि नेगेटिव की कंपैरिजन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, बिकॉज एक्सेस ऑफ चार्ज तो हाई, और अंदर जो चार्ज था कंडक्टर के वो भी है। यस और नो?
यस सर। यस सर। ठीक है, अब यहां पर आप समझो कि ये माइनस क्यू इंड्यूस्ड है और ये प्लस क्यू इंड्यूस्ड है, लेकिन यहां पर अब कहानी ये है कि ये डिस्टेंस r और यहां से ये जो डिस्टेंस r डैश है, तो डिस्टेंस तो ज्यादा है, लेकिन अब आप यहां पर ये भी देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही ज्यादा है, बिकॉज एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज था, राइट। तो यहां पर बेटा Yes. दो कंडीशन हो सकती है। सपोज आपने प्लस क्यू चार्ज लिया है और यहां पर आपको माइनस क्यू इंड्यूस चार्ज मिल रहा है और डिस्टेंस दोनों के बीच में r है, तो F अट्रैक्शन इज देयर which can be greater than F repulsion, and प्लस Q है, R डैश डिस्टेंस है, एंड माइनस सॉरी प्लस Q इंड्यूस्ड आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज है ये आप देख सकते हो इट इज ग्रेटर, मतलब कि नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर Yes, sir. रिपल्शन कैन बी ग्रेटर देन अट्रैक्शन। तो यहां पर बेटा दोनों चीजों की पॉसिबिलिटीज है कि अट्रैक्शन कैन बी देयर, रिपल्शन कैन बी देयर। क्लियर है बेटा यहां तक? यस सर। Yes. तो यहां पर क्या कंक्लूजन आया, अगर आप देखें तो हमने एक स्टेटमेंट दिया था, अब ये देखो ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है और उसके पास से मैं क्या लेके आया हूं, पॉजिटिव चार्ज ही लेके आया हूं। तो अभी हमने एक स्टेटमेंट देखा था जिसमें हमने ये कहा था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यस और नो? क्या कहा था? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, बट यहां पर तो अट्रैक्शन भी हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो गया बताइए? एनीवन कैन आंसर? सर वो तो पॉइंट चार्जेस के लिए था ना। एग्जैक्टली वो पॉइंट चार्जेस के लिए था, और ये किसके लिए है? वो एक्सटेंड। हम ये है बॉडी के लिए, ठीक है, वो पॉइंट चार्जेस के लिए था और यहां पर हमने किसी भी बॉडी की बात कर रहे हैं। होता क्या है बेटा कि अगर आपने ये मान लो प्लस क्यू लिया और यहाँ पर आपने माइनस क्यू लिया, तो आपको पता है कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन ही होना है। लेकिन मान लीजिए आपने यहाँ पर प्लस क्यू लिया और यहाँ पर मान लीजिए आपने एक बॉडी लिया है, तो इसके अंदर पॉसिबिलिटीज है। क्या पॉसिबिलिटीज होती है? अगर मान लो आप बॉडी लेते हो कि यहाँ पर चार्ज जो है वो क्या हो सकता है, इंड्यूस हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर होती है। लेकिन जब आप पॉइंट चार्ज लेते हो तो यहाँ पर चार्ज इंड्यूस होने की पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। समझ में आया? इसलिए यहां पर एक स्टेटमेंट आप याद रख सकते हैं, दैट लाइक चार्ज बॉडीज में अट्रैक्ट ईच अदर। क्या स्टेटमेंट याद रख सकते हैं? लाइक चार्ज सर लेकिन लाइट बॉडीज, चार्ज बॉडी के लिए भी पॉजिटिव चार्ज तो होगा ही ना ज्यादा। जस्ट अ मिनट, लाइट चार्ज बॉडीज में अट्रैक्ट, ठीक है। हाँ, अब क्या बोल रहे थे बेटा, आप बताइए। सर लाइट चार्ज वाला होगा तो भी उसके लिए पॉजिटिव चार्ज तो होगा ही ना सर ज्यादा। मतलब रिपल्शन भी पॉसिबल है, अट्रैक्शन भी पॉसिबल है, यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। देखो पॉजिटिव चार्ज है एंड एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्शन तो होगा, वो तो सबको पता चल जाएगा, लेकिन अट्रैक्शन हो रहा है ये पहली बार पता चलेगा। बात आ रही है समझ में? अगर आप ये कहो कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक बॉडी है जो पॉजिटिवली चार्ज है, तो डेफिनेटली दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, ये तो आपको पता है। लेकिन रिपल्शन के साथ साथ अट्रैक्शन के भी चांसेस होते हैं इस कंडीशन में, वो मैं बता रहा हूं आपको। क्लियर है बेटा यहां तक? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हियर रिपल्शन कैन बी देयर एंड अट्रैक्शन कैन बी देयर। कौन से केस में? पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर के केस में। बोलो क्लियर है बेटा यहां तक? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, थर्ड है नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर। थर्ड है नेगेटिवली
चार्ज्ड कंडक्टर। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है इसमें क्या होगा? तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम एक बॉडी ले लेते हैं कुछ इस तरीके से नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो नेगेटिवली चार्ज हमने बॉडी ली इसमें क्या है? नेगेटिव चार्ज एक्सेस है, राइट। तो जब यहाँ पर किसी बॉडी पर एक्सेस ऑफ चार्ज आता है तो बिकॉज ऑफ रिपल्शन वो चार्ज कहाँ चला जाता है? उसकी सरफेस पे चला जाता है। तो जब यही चार्ज उसकी सरफेस पे आएगा देन हाउ इट इज गोइंग टू बिहेव? देखिए, ये जो चार्ज है ये चार्ज कहाँ आ जाएगा बेटा? उसकी सरफेस पे। देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ आ जा रहा है? उसकी सरफेस पे आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अब जब आप इस नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर के पास में अगर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लेके जाते हैं या पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके जाते हैं देन हाउ इट इज गोइंग टू बिहेव, वो भी देखिए। सपोज ये आपने एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है यहाँ पर लेके आए एंड यहाँ पर एक पॉजिटिव क्यू चार्ज आपने रखा है इसके पास में, ठीक है। अब इसके अंदर भी तो बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है कंडक्टर के अंदर, है या नहीं है? राइट पहले से पॉजिटिव, ये तो एक्सेस ऑफ चार्ज था, एक्स्ट्रा। ये क्या था? एक्स्ट्रा चार्ज था जो कि सरफेस पे आया है, अदरवाइज उसके पास ऑलरेडी चार्ज है अंदर। तो जो अंदर चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव वो क्या होगा? ड्यू टू अट्रैक्शन वो जो नेगेटिव चार्ज है वो भी यहां पर आएगा एक्सेस, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया और जो पॉजिटिव चार्ज था वो कहां चला जाएगा? यहां पर। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो यहां पर क्या फंडा लगेगा बताइए। सपोज ये प्लस क्यू चार्ज है, ये बेटा माइनस क्यू इंड्यूस हो गया, ये आपका हो गया माइनस क्यू इंड्यूस्ड, ठीक है। यहाँ पर प्लस क्यू और ये प्लस क्यू इंड्यूस, ठीक, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इंड्यूस के बीच में जो दूरी है वो कितनी है? तो ये दूरी है r। तो यहाँ पर अट्रैक्शन विल बी देयर एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स, आपको दिखाई दे रहा होगा, यस और नो? क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर कम है कि नहीं? डिस्टेंस कम और नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पर ज्यादा है, तो दोनों ही कंडीशंस के अगर आप देख सकते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स विल बी ग्रेटर देन द रिपल्सिव फोर्स। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. तो यहाँ पर नेट फोर्स जो एक्ट कर रहा होगा, नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स एक्ट कर रहा होगा कि F अट्रैक्टिव इज ग्रेटर देन F रिपल्सिव। बोलो क्लियर है? यस और नो? क्लियर है बेटा? Yes, sir. सर इसमें रिपल्सिव फोर्स बिल्कुल एक्ट नहीं करेगा सर। करेगा, लेकिन यहाँ पर नेट फोर्स तो बेटा अट्रैक्टिव फोर्स ही होगा ना, हाँ यस सर। है ना? हाँ। तो यहाँ पर एक चीज जो अब ध्यान रखने की है कि अगर आपको शॉर्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, क्या करना है? शॉर्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, तो उसके लिए क्या रहेगा बेस्ट? समझिए, इफ टू बॉडीज रिपेल ईच अदर, if two bodies repel each other then it is sure that both bodies are charged। समझ में आ रहा है बेटा? if two bodies repel each other then it is sure that both bodies are charged and we can say
रिपल्शन इज द शॉर्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या कह सकते हैं? रिपल्शन इज शॉर्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब कि दोनों ही बॉडी चार्ज हैं। क्योंकि देखो अट्रैक्टिव फोर्स तो आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी के बीच में भी लग रहा है कि नहीं? लेकिन दोनों ही बॉडी चार्ज है, वो कब पता चलेगा? जब दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा? रिपल्शन होगा, तो वो शॉर्ट टेस्ट हो जाएगा कि हाँ दोनों बॉडी चार्ज है। क्लियर है बेटा यहां तक? यस तो सर। अगर आपसे पूछा जाए कि शॉर्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है, तो रिपल्शन इज द शॉर्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या लिखेंगे? देखिए यू कैन से, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इफ टू बॉडीज, यस जैनब, सर वो तनिषा मीटिंग से निकल गया है और आपने मीटिंग लॉक कर दी है, तो वो ऐड नहीं हो पा रहा। ओके, यहां पर इफ टू बॉडीज रिपेल each other, क्या कहेंगे? if two bodies repel each other, then it is sure that both bodies are charged। ठीक है? एंड हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, दैट रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ये क्वेश्चन कई बार मेडिकल में आता है। ठीक है? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा, जहां से ये कहानी मैंने शुरू की थी, मैं वहीं वापस आ रहा हूं। That why Coulomb's law is not valid for the bodies, why it is valid for only point charges, why it is not valid for the bodies? So here is the answer. Question ये है, why Coulomb's law is not valid for बॉडीज। तो क्या होता है? सबसे पहला समझिए बेटा, यहां पर हमने लिया Q1 चार्ज और यहां पर हमने ले लिया Q2 चार्ज। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी है R। ठीक है? अब मान लीजिए यहां पर हमने इस तरीके से दो बॉडीज ले ली। ठीक है? समझ में आ रहा है? और जब आपने यहां पर दो बॉडी ली, दोनों एक Q1 है और Q2, मतलब दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो बिकॉज ऑफ रिपल्शन क्या वो चार्ज इस सरफेस पे चला जाएगा कुछ इस तरीके से? यस और नो? यस और नो? तो जब ये चार्ज सरफेस पर चला जाएगा तो क्या उसका जो सेंटर है वो सेंटर चेंज होगा कि नहीं होगा? उसका सेंटर, देखिए जिस तरफ मास ज्यादा होता है उस तरफ सेंटर ऑफ मास जाता है कि नहीं, ये तो पता है आप सभी को। यस सर। भाई Yes, जिस sir. तरफ मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उस तरफ मूव करता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पर जहां पर बॉडी चार्ज है, जिस तरफ चार्ज ज्यादा है उस तरफ उसका सेंटर चला जाएगा। तो यहाँ पर आर इफेक्टिव क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है? ये क्या आ जाएगा? आर इफेक्टिव। ठीक है? अब यहां पर इसके बीच में जो लगने वाला फोर्स है बेटा, उस फोर्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कूलम फोर्स से। तो FC मतलब कूलम फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। लेकिन ये जो फोर्स है, जो कि हम एक एक्सपेरिमेंटली कर रहे हैं, इस चीज को क्या कर रहे हैं? एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में फोर्स को फाइंड कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटल फोर्स जो आएगा वो क्या आ जाएगा? K Q1 Q2 बाय R इफेक्टिव स्क्वायर। अब आप बताइए क्या R इफेक्टिव इज ग्रेटर देन R है या नहीं है? R इफेक्टिव इज ग्रेटर देन R है या नहीं है?
यस सर। यस सर। भाई R तो आपका यहां से यहां तक है, ये आपका R है, राइट? लेकिन R इफेक्टिव आप देखिए, R इफेक्टिव तो R से बड़ा है ना, यस सर। so we can say R effective is greater than R, so we can say F experimental is greater than Coulomb force और electrostatic force। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। सिमिलरली चलो ये तो सब आपने पॉजिटिव चार्ज लेके दिखाया, अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो भी क्या ऐसा ही होगा? देखो होगा कि एक्सक्यूज नहीं? मी सर, यस वो ग्रेटर देन कैसे आया? चलो लेस नहीं, यस सर, लेस देन आएगा ना। Oh, sorry. कूलम ज्यादा है। Yes. Sorry. F experimental is less than F electrostatic force, right? सही बात है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये प्लस Q1 है और यहाँ पर मान लीजिए आपने ले लिया माइनस Q2 और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना लिया है? R। अब यहाँ पर सिमिलरली हमने दो बॉडीज कंसीडर की उसी तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो दो बॉडीज ली हैं कुछ इस तरीके से देखिए, ये इसका R है, लेकिन यहाँ पर एक के पास पॉजिटिव चार्ज है और एक के पास नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर मूव कर रहा होगा और नेगेटिव चार्ज कहाँ मूव कर रहा होगा? इस तरफ, ड्यू टू इंडक्शन। यस और नो? यस सर। राइट। तो जिस तरफ चार्ज होगा क्या उसी तरफ उसका R इफेक्टिव मूव कर जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ मास मूव करेगा। चलिए, सो प्लस Q1 एंड माइनस Q2 है, सो यहां पर क्या होगा? R इफेक्टिव जो है वो चेंज हो जाएगा। यस और नो? R इफेक्टिव क्या हो जाएगा? चेंज होगा। अब R इफेक्टिव यहां पर चेंज होगा तो R इफेक्टिव इज लेस हो जाएगा, R इफेक्टिव जो है वो कम हो जाएगा ना बेटा। सो हियर R इफेक्टिव इज लेस देन R, तो यहां पर लगने वाला फोर्स जो है कूलम्ब फोर्स वो है K Q1 Q2 by R square, और यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटल फोर्स लग रहा है दैट विल बी K Q1 Q2 by R इफेक्टिव का स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि R इफेक्टिव कम है तो एक्सपेरिमेंटल फोर्स क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। यस और नो? सो हियर वी कैन से दैट एक्सपेरिमेंटल फोर्स इज ग्रेटर देन कूलम्ब फोर्स। सर क्लियर है ये यहाँ इन दोनों तक? का कनेक्शन आप समझाओ ना, एक्सपेरिमेंटल और आर इफेक्टिव का। R इफेक्टिव मतलब बेटा ये है, देखो ये R इफेक्टिव है, सेंटर ऑफ मास चेंज हो गया। जैसे सेंटर ऑफ मास जहां पर मास ज्यादा होता है उस तरफ मूव करता है, राइट? तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्सेस इधर आया, तो ये जो R यहाँ पर था उसकी जगह पे वो R कहाँ मूव कर गया? वो यहाँ पर मूव कर जाता है। समझ में आया? यस सर। तो R अगर चेंज होता है, R इफेक्टिव मतलब इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कम हो गया। मान लो कि ये दूरी थी 5 मीटर, ये डिस्टेंस कितना था? R था 5 मीटर और R इफेक्टिव हो गया 4 मीटर, तो 1 मीटर का डिफरेंस आया, तो डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स ज्यादा लगेगा ना। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। ऐसा है। बोलो, एनीवन हैज एनी डाउट? नो सर। पक्का?